जी नाजरीन, अब बात करते हैं मौशरती और समाजी रवैयों में तब्दीली की। माशरे में इसतराब, बेचैनी और मायूसी में इजाफा होता जा रहा है और हमारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद की तादाद भी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं अब मामूल की बात है। हर दूसरा शख्स चिड़चिड़ेपन का शिकार नजर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1/4 लोग अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जहनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैमिली फिजिशियन माहिर नफ्सियात डॉक्टर शमीमुल हक। डॉक्टर साहब, आपको PTV न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि मुआशी तरक्की और सहूलियात में इजाफे के साथ साथ जहनी अमराज में इजाफा होता चला जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि बेशक हमने माशरती तौर पर हम बेहतर हुए हैं, मुआशी तौर पर अभी कुछ मुल्क बेहतर हुए हैं, लेकिन जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वक्त के साथ बढ़ रही हैं और उस वजह से हमारा जो है वो टारगेट पूरा नहीं होता फाइनेंशियली भी। और जो दौड़ एक लगी हुई है उसमें है कि फिर धक्कम पेल है, शुरू ट्रैफिक का रश है, तो जब तक वो चीज़ें हमें टारगेट हम तो अपना एक लेवल से ऊपर नहीं लेके जाते तो फिर तो ठीक है। अगर लेकिन अब आगे से आगे सोचते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला कहता है मैं कार खरीद लूँ, कार वाला कहता है मैं आगे से आगे, तो इस तरह वो महंगाई के वजह से उसको और उस वजह से मुकाबला जो होता है तो उसमें फिर लोगों में शिद्दत आती है, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा, माशरती नाइंसाफ़ी है। मेरिट पर जब किसी को सर्विस नहीं मिलती नौजवान को तो वो अपसेट होता है कि ये हमें प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, तो इस वजह से ये बेरोज़गारी की वजह से लोग अपसेट हैं और इसी किस्म के मसाइल हैं कि जो टारगेट हमारा है, बेशक वो हमारे मुल्क में तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत सारे नौजवान तबका इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है और डिग्री अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद भी उसको गारंटी नहीं कि उसको कहीं एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो ये भी बताइए कि डॉक्टर साहब जैसे बाकी जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक लाइफस्टाइल और खाने पीने से भी होता है, क्या नफ्सियाती बीमारियों का ताल्लुक भी खाने पीने और लाइफस्टाइल से होता है? हाँ, नहीं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, खुराक में की कमी, विटामिन की कमी, या मतलब अगर खुराक की कमी है, उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, फिजिकली अगर वीक है तो उसमें डेफिनेटली वो उसका रिएक्शन बॉडी में आता है कि अगर बहुत इंसान वीक है, उस स्टडी में भी वीक जाएगा, फिर उसको मेरिट लो होगा तो वो दूसरे लोग उसको, फिर घर वाले भी तंग कहते हैं जी आप पीछे रह गए हो। तो इसलिए जो बहुत पूर फैमिली हैं या हमारे इस कल्चर में, तो उनमें भी ये नफ्सियात अमराज ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो इनकी अर्ली अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो क्या ऐसे इकदाम हैं करके इनसे बचा जा सकता है? ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि हमारे प्रॉपर एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। एक तो पेशेंट्स में तो है ही, डॉक्टरों भी इतना नहीं समझते साइकेट्री के पेशेंट को। आमतौर पर डॉक्टर मैदे में दर्द है तो मैदे की दवाई दे देते अगर सर दर्द है, लेकिन जब आप डीप उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनकी और प्रॉब्लम है जो जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम उनकी तय तक नहीं पहुँचते तो इसलिए जेनेटिक इफेक्ट भी है, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत हेल्पफुल है किसी भी बीमारी में। अगर हम जल्दी डायग्नोसिस कर लेंगे तो ट्रीटमेंट जल्दी होता है। जब वो इतनी एक्सट्रीम, जब वो आके घर की चीज़ें को तोड़ना शुरू कर देता है या बाहर निकल के गालियाँ देना शुरू कर, फिर हम समझते कि मेंटल है। हालांकि बिहेवियर अब नॉर्मल होना भी एक हद से आगे चला जाए तो अब नॉर्मल है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो कि नफ्सियाती मसाइल का असर बहुत हद तक खासतौर पे पाकिस्तान जैसे माशरे में बच्चों पर बहुत पड़ता है, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है अगर कोई शख्स नफ्सियाती मरीज है घर में, या एटलीस्ट कम से कम गुस्सा उसका ज्यादा है तो उसको कैसे बचाए और बच्चे उससे मुतासर ना हो या उससे इस तरह की गलत चीजें ना सीखे, इसको कैसे बचाया जा सकता है? नहीं, हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं वालिदैन लेके जिसके पेट में दर्द है जी, सुबह सुबह होता है जब स्कूल जाने तैयारी करता है उस वक्त, तो अक्सर बच्चों में यही देखा कि या तो टीचर सख्त है, जहाँ हम पूछते हैं कि कौन सी मैडम सख्त है, अगर 3-4 मैडम पढ़ाने वो नाम बताते हैं, उसको हम लेटर लिख के उस स्कूल को देते हैं कि इसके बच्चे के दिल पर असर ज़्यादा होता है तो आप इसको ज़रा आराम से डील करें। बाद ऐसे बच्चे हैं किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो वो उससे भी नफ्सियाती घबरा जाते हैं। तो एक दूसरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपने देखा पहले थोड़ी किताब इतनी ज़्यादा सिलेबस है कि एट ए टाइम बच्चा पंजाबी घर में बोलता है, उर्दू की किताब है, उसको इस्लामियात की है, वो मौलवी साहब के पास भी जाता है, इंग्लिश भी पढ़ता है। एक बच्चा जो 5-6 साल का, तो इतनी लैंग्वेज जो सीखेगा एट ए टाइम उससे भी डिस्टर्ब होता है। तो इसी तरह डॉक्टर साहब इसी की कंटिन्यूटी में पूछना चाहूंगी कि एक वेस्टर्न स्टाइल है कि बच्चों को आपने रोकना टोकना नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस मुतासर होता है, एक हमारे यहाँ होता है कि नहीं जी रोक टोक बड़ी जरूरी है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? नहीं, मेरा ख्याल बैलेंस जरूरी है कि अगर बच्चा एक गलत काम करता है उसको नहीं रोकेंगे तो और गलत हो जाएगा। सही, तो फिर अगर उसको लिमिट का पता ये सही है या गलत है। और बहुत ज्यादा मारना, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो बाज़ खास जो दर्स में जाते हैं बच्चे या हिफ्ज करने जाते हैं, कई तो जिस पर इतने निशान उनके होते हैं कि हम कहते हैं मौलाना साहब के खिलाफ ये केस होना चाहिए क्योंकि इसने इतना मारा है।
तो वो कहते नहीं जी ठीक है, लेकिन वो हम उनको भी दरसों में भी लिख के देते हैं कि आप इन सजा इतनी ना दें, तो अगर लफ्ज नहीं कुछ नहीं है तो उसको दोबारा सबक दे दें, बजाय उसको आप वो अगले से अगला सपारा पढ़ाते जाते हैं तो वो उसको मारते हैं। तो लिमिट से ये बताइए कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए तो ये कि हम एक तो ये कि अपना सोशल हमारा स्ट्रक्चर जो वो सही इंसाफ होना, जिस सोसाइटी में में इंसाफ नहीं, वहाँ एक्सपेक्ट करें कि लोग अच्छा बिहेव करेंगे, तो हम एक दूसरे हर बंदा दूसरे बदतमीजी करके उसको माइंड नहीं करता, उसको पता नहीं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ क्योंकि फ्रस्ट्रेट हुआ है। तो तमीज़ तरीका, सीनियर्स की रिस्पेक्ट जो भी है, या ट्रैफिक में हम देखते हैं जो आगे इसकी है उसको अब नहीं गुजरने, हम आगे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। तो ऐसे हर जगह कंपटीशन है, तो राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट सोसाइटी में जब खत्म होता जाएगा। जी तो ये बताइए कि मजहब का भी कोई किरदार है इसके अंदर? हाँ नहीं, मजहब का तो बहुत किरदार है। मजहब एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। बचपन में जब भी कोई भी सोसाइटी में बंदा पैदा होता है, तो जैसे हम इस कल्चर में इस्लामी माहौल में, तो मज़हब का कंसेप्ट बाद में एक्चुअली ऐसा ऐसा चेंज हो गया है। अब इबादत को मज़हब समझने लग गए हैं, जो अखलाकियात हैं, सच बोलना, किसी से ज़्यादती ना करना, किसी का माल ना खाना, नजायज़ कब्ज़ा ना करना, हज़ारों चीज़ें हैं सोसाइटी में, बल्कि पड़ोसियों का ख्याल करना। तो इतनी चीज़ें कि अगर वो सारी इस्लाम का जो मेन है थीम, उसको हमने अगर अपनाएं तो हम बहुत बेहतर सोसाइटी भी हो सकती है, डेवलपमेंट भी हमारी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, माशरती मसाइल तो अपनी जगह है ही हैं, लेकिन आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपको गुस्सा ना आए या आप नफ्सियाती मसाइल का शिकार ना हो? इस चीज़ को एक इंसान कैसे अवॉइड कर सकता है? उसमें दो तीन हैं। एक तो यह है कि हम हर वक्त अपने को सच्चा ना समझें। ऐसे बंदे जो समझे मैं ही सच्चा हूँ, दूसरा गलत है, तो उनमें गुस्सा ज़्यादा आता है। तो अब दूसरे की बात भी सुने, अंडरस्टैंड करें। अगर सर्वेंट है वो थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको इतना तो टाइम देगा आपको बता सके कि रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक थी, या मैं गिर गया था, या कोई और वजह हो गई, या एक दुकान से दही नहीं मिला दूसरी दुकान पर गया, तो हम वो दूसरे पर चढ़ाई करते कि है ही गलत, हम मेंटली सोचते हैं कि दूसरा बंदा गलत है। तो दूसरा ये कि उसमें हम अपने आप को समझे कि मुझसे भी गलती हो सकती है। अब बर्तन वो टूट गया, गिलास अगर टूट गया, मुझसे टूट गया, मैं उसको समझ लो टूट गया, किसी और से टूटता है, मैं कहता हूँ ये क्यों टूट गया। सही। तो इस तरह के दूसरों की टॉलरेंस हमें ज़्यादा होनी चाहिए, मार्जिन ज़्यादा भी साथ साथ ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़हनी अमराज के पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद में बड़ा इजाफा होता जा रहा है, तो इसकी अवेयरनेस के हवाले से क्या कहते हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए? हाँ, बेसिकली ये कि हमें सबको पता होना चाहिए पहले तो डायग्नोज के ये नफ्सियाती मसाइल हैं क्या, कि हमें घर वालों को पता ही नहीं होता जब तक वो ज़्यादा। तो बिल्कुल उनकी एजुकेशन पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए कि ये पहले शुरू में पकड़ा जाए, या किसी का रवैया, बच्चा एक घर में लेटा है, वो कॉलेज नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो पता होना चाहिए कि इसको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं, या कोई जाता है तो उसके मार्क्स नहीं आ रहा है, यकदम डाउन हो जाता है, तो हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इब्तदाई अलामतें हैं ना वो हमें पता हो तो फिर हम आसानी से कैच कर डॉक्टर साहब, नफ्सियाती मसाइल का इलाज एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होता है। उमूमन कितनी कामयाबी होती है नफ्सियाती मसाइल के हल में? और हाँ, उसमें यह है कि काफ़ी लोग, कई तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत चलते रहते हैं। बेसिकली ये कि हमें कंसेप्ट वो होना चाहिए जो फैक्टर है। एक आदमी की तनख्वाह थोड़ी है, मसलन वो टेंशन में है, उसको अब दवाई दे देते हैं हम ट्रंकुलाइजर या एंग्जाइटी दूर करने के लिए, लेकिन पे तो उसकी उतनी है और बच्चे बढ़ रहे हैं मसलन, तो हमारे फैमिली प्लान आपको पता है कितनी ट्रैफिक है, आबादी का दबाव कितना ज़्यादा, इस पर भी कोई हुकूमतें तवज्जो नहीं देती। तो कई मजहबी लोग कहते हैं ये मजहब के खिलाफ, हालांकि आबादी का एक लिमिट से आगे जाएगी तो हर जगह प्रॉब्लम है। स्कूलों में जगह जगह आप देखें, हर गली महल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, तो वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे लेकर, गरीब आदमी कहता है मेरा बच्चा ट्यूशन पर जाए, तो इतने एक्सपेंसेस ज़्यादा उसके हो जाते हैं, तो वो फिर उसका प्रेशर तो आएगा उस पर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फिजिकल एक्सरसाइज और वॉक जो है वो कितनी कारआमद है? हाँ नहीं, ये बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि जैसे हार्ट अटैक के लिए कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए ज़रूरी है, ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को भी जाती है, और बाहर निकलते हैं तो फ्रेश बाहर हम नेचर देखते हैं, बजाय कमरे में सारे दिन जो गुजारते हैं। तो देखा है जो बाहर लोग निकलते हैं उनमें कम चांसेस हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के। हम अटैचमेंट रखते हैं नेचर के साथ, और एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें बंदा फ्रेश हो जाता है और लाइट फील करता है, अपनी ड्यूटी बेहतर तौर पर कर सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में कैसे पता चलता है कि एक इंसान को डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा आजकल मिजाज बरहम है, कुछ इस तरह। कैसे पता चलता है कि डिप्रेशन का शिकार है? और कितने लोग हैं जो आपसे इस सिलसिले में राब्ता करते हैं, कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार है? एंग्जाइटी तो बेसिकली है कि वो टेंशन, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि कोई अचानक हमने ड्यूटी पर जाना है, फिर हमने जैसे ट्रैफिक ज़्यादा है, या बच्चे ने एग्जाम दिया, नंबर थोड़े एग्जाम जब करीब रिजल्ट आने वाले तो बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वो एंग्जाइटी में तो कहीं सेकंड डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन आएगी, इसको एंग्जाइटी कहते हैं कि वो टेंशन ले लेना। डिप्रेशन होती है कि आदमी मायूस हो जाता है, वो अगली स्टेज है।
कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मैं रह गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, घर वाले भी या जो भी है, या इसमें मेरा गुजारा नहीं होता तनख्वाह में या किस चीज़ में, तो वो फिर खुदकुशी की अलामत, बाद में खुदकुशी लोग कर लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शमीमुल हक। नाज़रीन, फैमिली फिजिशियन और माहिर नफ्सियात डॉक्टर शमीमुल हक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और हमने उनसे काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की।